हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। हाजिर है आप लोगों के लिए यूपी पुलिस के एसआई, कांस्टेबल, जेल वार्डन, इन सभी के एग्ज़ाम को देखते हुए प्रत्येक दिन एक उपयोगी टेस्ट लेकर। आज का संपूर्ण टेस्ट रहेगा वर्णमाला से, यानी अगर आप लोगों ने ये वीडियो भी पूरी देखी तो वर्णमाला से क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत जल्दी आप लोगों को ये टेस्ट कवर कराने वाला हूँ। सबसे पहला सवाल देखिए। पहला सवाल ही यूपी पुलिस में पूछा हुआ है 2017 और 2021 के एग्ज़ाम में। ये 21 में एग्ज़ाम किसका था? तो ये 21 में एग्ज़ाम था यूपीएसआई का। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सबसे छोटी इकाई, देखिए आपसे पूछेगा भाषा जो शब्द है वो किससे बना हुआ है, तो ये संस्कृत के भास धातु से बना हुआ है भाषा। अब इसकी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है, वर्ण कहलाती है, व्यंजन कहलाती है, फिर आयोग वाह कहलाती है। तो याद रखिएगा, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण कहलाती है, और ये जो वर्ण होती है ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। अगर आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो मुख के द्वारा उच्चारित हो, तो मौखिक इकाई दोस्त ध्वनि होती है, याद रखना ध्वनि। अच्छा, आप लोगों से पूछ सकता है भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तो सबसे बड़ी इकाई होता है वाक्य, अर्थात सेंटेंस, जिसे टेंस कह सकते हैं, है ना, फुल टेंस कह सकते हैं वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई होती है उपवाक्य, है ना। उपवाक्य से छोटी इकाई होती है पदबंध, ठीक है ना, पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई होती है पद, या जिसे शब्द भी नाम देते हैं, पद या शब्द। उससे छोटी जो इकाई होती है वो होती है अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई होती है ध्वनि, है ना, मौखिक रूप से और लिखित रूप से वर्ण। आपसे पूछेगा सबसे छोटी इकाई, तो वो वर्ण होती है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर कहते हैं स्वतः उच्चारित ध्वनियों को, अर्थात जिनको बोलने में किसी की मदद ना लेनी पड़े। स्वर की संख्या रखी गई है वर्णमाला में 11। आप लोगों को 11 और 13 ये दो प्रकार के ऑप्शन बनते हैं। आपसे पूछे कि जो आपकी वर्णमाला है उसमें स्वर की संख्या कितनी है, अगर 13 के साथ 11 भी ऑप्शन में दिया हुआ है तो प्रायिकता 11 को रहेगी। 13 जब लगाना है जब ऑप्शन में 11 ना हो। व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन कहते हैं जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़े। ये आयोग वाह क्या है? आयोग वाह होते अयोग्य जिसे बोलते हैं, है ना तो वो व्यंजन ना ही स्वर, कोई सा नहीं होता। इनकी संख्या 2 होती है, एक होता है अनुस्वार और दूसरा होता है दोस्त विसर्ग। ये आयोग वाह व्यंजन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए। शब्द, है ना, यहाँ पे देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 होती है, मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। आयोग वाह दोनों ये रहे। 2 द्विगुण होते हैं जिसे ताड़न जात भी कहते हैं, फेंका हुआ व्यंजन भी कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ये दोनों, जैसे कि सड़क, कड़क ऐसे बोलते हैं जो। 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रेष्ठराब। ये संयुक्त व्यंजन है ना, याद रखना ये चीज़। एक एक फैक्ट आप लोगों को बता दिया है। सवाल नंबर 2 देखिए, भाषा की मूल इकाई क्या है? यूपीएसआई 2016 और 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया। भाषा की मूल इकाई, तो राइट आंसर जाएगा भाषा की मूल इकाई होती है ध्वनि। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। अक्षर किसे कहते हैं? तो अक्षर अर्थात जिसका नाश ना हो, जिसका विनाश संभव ना हो। और भाषा की जो मूल इकाई होती है वो ध्वनि या वर्ण होती है। यहाँ देखिए, भाषा की मूल इकाई ध्वनि। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई जो होती है, पूर्ण सार्थक इकाई, एक और क्वेश्चन तैयार। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई, सबसे बड़ी इकाई वाक्य होता है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, है ना। पदबंध से छोटी इकाई जो होता है पद या शब्द, पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होता है। उदाहरण के लिए राम ले लेते हैं। राम शब्द में 2 अक्षर हैं, रा प्लस में। अगर मैं वर्ण की बात करूं तो रा प्लस आ प्लस आधा में, और ये आपके वर्ण की संख्या है 4 राम में, और अक्षर की संख्या है, आप लोग देखिए, एक रा और एक में। यानी शब्द की बात करें, अक्षर की बात करें इसमें राम शब्द में,
तो 2 हैं और वर्ण की बात करूँ तो 4 है। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। सार्थक का मतलब जिसका अर्थ निकलता है, वो कौन सी है? शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। आगे बढ़ते हैं। अगला, यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम था 19/6/2018 का 2 शिफ्ट में, और यूपीएसआई 2021 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा, वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? सवाल नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे वर्णमाला कहा जाता है ना, याद रखना। वर्णों की समुदाय, समुदाय का मतलब होता है ग्रुप। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाएं। अक्षर अर्थात जिसका विनाश न हो सके। क्रिया, आपके द्वारा किया गया कार्य या आपके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य क्रिया कहलाता है। इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए, वर्णों के समुदाय को दोस्त वर्णमाला कहा जाता है ना। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। इसके उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो वर्ण का उच्चारित स्वरूप होता है, जो उच्चारण होता है, वो क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। आगे बढ़िए। वर्णमाला किसे कहते हैं? यूपी बीएड एग्जाम 2007, यूपी कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में पूछा गया। तो वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्त? याद रखना, ये कहते हैं वर्ण या व्यवस्थित वर्ण समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आप लोग इस टेस्ट को दीजिए, इसमें आप लोग मेरे आंसर करने से पहले वीडियो को रोकिए, रोककर अपनी डायरी में अपना आंसर लिखिए और फिर उसके बाद में आप लोग मिलाइए कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है। अगर मैच करता है तो आप लोग बिल्कुल फिट जा रहे हो, इसका मतलब। व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 है मूल रूप से, और व्यंजनों की संख्या 33 है, याद रखिएगा। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? जूनियर इंजीनियर और तकनीकी परीक्षा 2016 के एग्जाम में पूछा गया। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ, सवाल नंबर 5, तो याद रखना ये है 52। अब ये लिपि क्या होता है? लिपि तो याद रखना ये है ना, ये भाई आप ऐसे समझ के चलिए, जो उच्चारित ध्वनियाँ होती हैं उनको लिखने के जो संकेत होते हैं, है ना, जैसे कि मैंने कै बोला और ये लिख दिया, ये जो बोलकर मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना, यही लिपि कहलाता है, याद रखना। अब यहाँ आप लोग थोड़ा समझिए, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की संख्या 52 है, जिसमें आप लोगों के सामने स्वर दिखाई देंगे, ये सारे 11 स्वर हैं, है ना। ये देखो कै वर्ग, कै ख गै घे ण, याद रखना कै ख गै ण में ये आता है। कचट तब और गजड़ तब से लिख लेते हैं आप लोग। च वर्ग च छ जय झ और इं, याद रखना। टे वर्ग में टे ठे डे ढे और ण आता है। तय वर्ग में तय थे दे धे और न आता है। पे वर्ग है ना, कै वर्ग को कंठे नाम देते हैं, च वर्ग को तालव्य नाम देते हैं, टे वर्ग को मूर्धन्य, तय वर्ग को जो नाम देते हैं दंत्य, पे वर्ग को ओष्ठ्य नाम देते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या ये 4 होती है, याद रखना। अंत्यस्थ यानी अंदर से वॉइस आएगी। ऊष्म व्यंजन है ना, आप लोग देखेंगे गर्म हवा बोलने में निकलेगी। तीनों प्रकार की से और है। संयुक्त व्यंजन छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी और सहस्राब। आयोग वह आपको दिखाई देंगे। और द्विगुण व्यंजन जो ताड़नजात व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, फेंके हुए व्यंजन, ये दोनों होते हैं जो नीचे यहाँ पर लिखे हुए हैं, याद रखना है चीज़। तो यहाँ आपका पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है 52 वर्ण का, याद रखना, ठीक है भैया। आगे देखिए, हिंदी में ध्वनियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, या हिंदी में ध्वनियों के प्रकार कितने होते हैं? सवाल नंबर 6। जो हिंदी में ध्वनियाँ होती हैं दोस्त, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। तो हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, तथा स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहे जाते हैं, याद रखना। आगे बढ़ते सवाल नंबर 7। वर्णों के कितने भेद हैं? यूपी कांस्टेबल 2017 है ना, वीडियो एग्जाम 2018 में पूछा। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 10, 7, 2 या 8। सवाल नंबर 7 बहुत बेहतरीन हो जाएगा। वर्णों के भेद होते हैं 2, एक स्वर, एक व्यंजन, याद रखना ये चीज़, है ना। चलो, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? यूपी SSC वीडियो एग्जाम 22/12/2018 2nd शिफ्ट में पूछा। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, अर्थात जिनको बोलने में किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती, तो उसे नाम दिया जाता है दोस्त स्वर, याद रखना ये चीज़। देखिए यहाँ पे, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं,
उसे स्वर कहते हैं। इसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर जो है वर्णों की संख्या, स्वर वर्णों की संख्या 11 रखी गई है और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 रखी गई है, ये याद रखना। अगले सवाल पे आ जाते हैं। यूपीएसआई 3rd शिफ्ट में पूछा 22 दिसंबर 2017 को और यूपीएसआई 2021 में भी ये रिपीट हुआ। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें कहा जाता है ना। तो आप लोगों ने देखा उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें स्वर कहा जाता है, स्वर याद रखना। ये जो बोली है तो क्षेत्रीय बोली यानी क्षेत्रीय भाषा का विकसित रूप बोली होता है, आपको पता है। व्याकरण, व्याकरण क्या सिखाती है, देखिए व्याकरण हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना सिखाती है। व्यंजन, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। यहाँ देखिए जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए आवश्यक नियमबद्ध योजना को व्याकरण कहा जाता है, याद रखना। तथा भाषा का क्षेत्रीय रूप जो होता है वो बोली कहलाता है, याद रखना। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या खाली स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। यूपीएसआई बैच था 21 दिसंबर 2017 का, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है दोस्त, 11 है। ऐसे में आप लोग देखेंगे यहाँ पे, यहाँ 11 भी ऑप्शन, यहाँ 13 भी ऑप्शन। तो आप लोग क्या ऑप्शन चुनेंगे यहाँ पे? ऐसी कंडीशन में आप लोग जो कम है ना 11, इसको उत्तर दीजिएगा। अगर आप लोगों से मैं पूछूं हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी, और वहाँ मैं आप लोगों को 33 ऑप्शन में दूँ, वहाँ मैं आप लोगों को 35 ऑप्शन में दूँ, वहाँ मैं 39 और 41 ऑप्शन में देता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में जब तक 33 शामिल होगा हम इसे ही चुनेंगे, याद रखना। किसी और को तब चुनेंगे जब 33 ऑप्शन में नहीं होगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत, ये वाला। अच्छा, एक चीज़ आप लोग और याद रखिए, ठीक है ना। स्वरों की संख्या 13 कैसे होती है? तो 13 जो है ये आप लोग ये याद रखिएगा, 2 अनुस्वार जोड़ देता है तब इनकी संख्या 13 हो जाती है ना। अच्छा, पहले संख्या कितनी थी प्राचीन काल में? ये भी था, इसमें 14 थी संख्या, याद रखना ये चीज़। जो स्वर होते हैं इनकी क्या बनती हैं? तो याद रखना जो स्वर होते हैं ना इनकी बनती है मात्रा, मात्रा, याद रखना ये चीज़। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक स्वर नहीं है? वन रक्षक परीक्षा 2015 में पूछा। सवाल नंबर 11 है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए ये एक स्वर नहीं है क्योंकि ये एक तालव्य व्यंजन है, याद रखो। ए भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये एक व्यंजन है और वो भी तालव्य यानी च वर्ग का। प्रश्न में डी विकल्प ये जो है ये स्वर नहीं है, यह व्यंजन वर्ण है जो कि च वर्ग का 5वां अक्षर है ना, जिसे हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? नासिक के नाम दे सकते हैं। नासिक के प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर होता है। कौन सा स्वर नहीं है? यूपी बीएड एग्जाम 2007 में पूछा। स्वर कौन सा नहीं है? ये स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, बे बकरी नहीं है ना, पे फे बे भे है ना। तो पे वर्ग यानी ओष्ठ्य में आता है ये, और ओष्ठ्य में 2 स्वर आते हैं, ऊ और ये वाला ऊ। आगे बढ़ते हैं भाई। उपर्युक्त विकल्पों में से बे स्वर नहीं है, यह एक स्पर्श व्यंजन है। यह पे वर्ग का तृतीय व्यंजन है, पे वर्ग का, जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ अर्थात होठों से होता है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? यूपी SSSC वीडियो एग्जाम 22/12/2018 सेकंड शिफ्ट में एग्जाम में पूछा गया। तो कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? अब आप लोग कहेंगे सर दीर्घ स्वर तो सारे के सारे ही हैं, लेकिन इनमें से 3 जो है वो कॉमन होते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन सा कॉमन होता है? एक तो आ आता है दीर्घ स्वर में, एक ई आता है और एक आता ओ। ये है आपके दीर्घ स्वर, है ना। अब इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है आपका, याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना इसे। आप लोग कहेंगे सर ये तो, लेकिन मूल वर्ड लगा हुआ है मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर। अब मूल दीर्घ स्वर में कौन कौन सा आता है? ये आता है ना, याद रखना। इसके साथ साथ में एक ऋषि भी आता है, ठीक है ना, याद रखना। चलो अगले सवाल का आंसर करिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं हिंदी वर्णमाला में, जिनकी संख्या 11 है। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा होता है संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर आप लोग देखिए तो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। 2 समान मूल स्वर, देखिए ए से मिलकर आ बना,
ई जो है ई से मिलकर बना, ऊ जो है ऊ से मिलकर बना, इसलिए ये मूल दीर्घ स्वर है और इनकी संख्या 3 है। यहाँ पर आप लोग ऋषि को कट कर सकते हैं। मैंने आपको क्लास में ऋषि करवाया था, है ना। ऋषि जो होता है ये आपका ह्रस्व स्वर में जाता है, तो आप उस ऋषि को हटा देना। बाद बाकी बचे हुए ये आपके संयुक्त स्वर में आते हैं। कभी ऐसी कन्फ्यूजन आप लोगों को बना के दे तो आप लोग इसलिए अलग कर पाएंगे, क्योंकि ये जो संयुक्त स्वर होता है, संयुक्त स्वर में एक ए आता है, एक ये आता है, एक ये आता है, एक ये आता है। कभी आप लोगों से डीप से जाके क्वेश्चन पूछे तो आप लोग क्लियर कर पाएंगे। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है, आप पहचानिए दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा है ना। सवाल नंबर 14, तो दीर्घ स्वर आप लोग ऐसे मान के चलिए, आप लोगों को मूल ऑप्शन में नहीं लगा के दिया है, वरना इसका आंसर होना चाहिए था मूल दीर्घ स्वर कौन सा है। तो भाई मूल दीर्घ स्वर मैंने आपको बताया था आ भी है, बड़ी ई भी है और बड़ा ऊ है। तो इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है? आप लोग कहेंगे सर यही दिखाई दे रहा है। जब इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे तो आप लोग इस प्रकार से निकल आएंगे, है ना। मूल दीर्घ स्वर का मतलब होता है जो मूल से बने हुए होते हैं, जैसे कि ये आ बना हुआ है ए प्लस ए से, है ना। अब ये जो ई बनी हुई है ये ई प्लस ई से मिलकर बनी हुई है। ये जो ऊ बना हुआ है ये ऊ प्लस ऊ से मिलकर बना हुआ है। तो इस प्रकार से छोटा ऊ से बना हुआ है ये, कभी आप लोग बड़ा ऊ समझने लगो इसे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? यूपीएसआई एग्जाम 2021 में पूछा। दीर्घ स्वर तो मैंने आपको बताया है, एक तो आ है दीर्घ स्वर, एक ई है दीर्घ स्वर, एक ऊ है। जब इतनी कन्फ्यूजन बना के दे, हालांकि दीर्घ का मतलब ये सारे आते दीर्घ में ही हैं, लेकिन जब आप लोग इन्हें अंदर डिवाइड करेंगे, संधि स्वर बनाएंगे, है ना, तो इस प्रकार से सजातीय विजातीय में देखेंगे जाके, तब इनकी कंडीशन अलग हो जाती है। तो अगर इतनी कन्फ्यूजन बनाई है, इसलिए मैंने एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन आपके लिए शामिल किए हैं। तो आप लोग फिर इसे देखकर आंसर करिएगा, क्योंकि ये मूल दीर्घ स्वर में आता है और आपके ये वाले ए ओ और औ ये आपके संयुक्त में जाते हैं, इसलिए इनको हम संयुक्त में मानेंगे और इनको दीर्घ में मानेंगे। याद रखना ये चीज़। तो इसमें से कौन सा है? यही वाला है। बाद बाकी बचे हुए किसके? ये संयुक्त स्वर का है। तो आप लोग याद रखिएगा, डाउट नहीं रहना चाहिए आपके दिमाग में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? कौन सा संयुक्त स्वर का जोड़ा है? सवाल नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त स्वर तो आपको मैंने बताया था, ये रहे आपके संयुक्त स्वर ए ओ। अब ये किस किस के मेल से बने हुए हैं संयुक्त स्वर, तो मैं यही आपका ये टॉपिक भी क्लियर करा देता हूँ। संयुक्त जो स्वर है वो किस किस के मेल से बने हुए हैं। ये जो ए बना हुआ है आपको मैं क्लियर करा देता हूँ, ये ए प्लस ई के मेल से बना है। अच्छा, ये जो ये वाला ए बना हुआ है, इसमें आप लोग कहेंगे ए प्लस ए है, ठीक है ना। ये आपका जो ओ बना हुआ है, इसमें आप कहेंगे कि ए प्लस ओ है जी। अगर जो आप ओ को देखें तो इसमें ए प्लस ओ बना हुआ है। ए सभी में कॉमन है। बाद बाकी आप लोग इनका क्रमांक देख लीजिए, ये संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी और सहस्रा। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। सवाल नंबर 17 जो कि इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मात्रा के आधार पर स्वर के जो भेद होते हैं दोस्त, वो होते हैं 3, है ना। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद 3 होते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन थोड़ा नीचे रखा गया है ना। देखिए, उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। इसी मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। एक ह्रस्व स्वर, है ना, जिसे आप लोग लघु भी कह सकते हैं, शांत या स्थिर स्वर भी कह सकते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये देखो, ए, ई, ऊ, ऋषि, ये ह्रस्व स्वर हैं। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हें द्विमात्रिक भी कहते हैं। ये आ, आप लोग देखिए, आ भी है, ई भी है, ऊ भी है, ए, है ना, एड़ी, ओखली, औरत इत्यादि होते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर आता है प्लतु स्वर, जिन्हें संस्कृत का स्वर कहा जाता है। इसमें आप लोग देखेंगे 3 इकाई का चिन्ह होता है। अगर आप लोग इसमें देखेंगे ना, ये भी लगा हुआ मिलेगा, तो आप हिंदी के हैं, हिंदी के। और अगर आप लोग देखेंगे संस्कृत के, तो ये वाला 3 इकाई वाला, है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना भाई। तो मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, किंतु वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जाने पर उत्तर 2 होगा, है ना। यहाँ पर आप लोग देखिए, मात्रा के आधार पर विशेष समग्रतः मात्रा के आधार पर स्वर के भेद हैं, है ना।
तो मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने? 3। किंतु हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर अगर हिंदी वर्ण लगा हुआ है और केवल मात्रा लगा के पूछा है कि मात्रा के आधार पर बताओ, तो 3 उत्तर करना, और हिंदी वर्णमाला में तो फिर संस्कृत वालों को हटा देना। एक कन्फ्यूजन और क्लियर आप लोगों की, ठीक है भैया। आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा अगर कोई पॉइंट गलत लिखे है तो, है ना। अगर हिंदी लगा हुआ है तो 2 उत्तर करना है, हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर 2, एक ह्रस्व एक दीर्घ। अगर आप लोगों से केवल मात्रा पूछा है तो संस्कृत का भी जुड़ा हुआ रहता है इसमें, उस प्लतु को हटा देना, याद रखना, है ना। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व और दीर्घ और प्लतु क्या है? सवाल नंबर 18 उपयोगी है, तो ये आपके स्वर होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है भैया। चलो, स्वर ध्वनि के प्रकार कितने हैं? तो भाई स्वर ध्वनि के जो प्रकार होते हैं, दीर्घ भी होता है, प्लतु भी होता है, ह्रस्व भी होता है, यानी 19 नंबर में आप लोग, है ना, केवल स्वर ध्वनि के प्रकार पूछा है। अगर हिंदी में स्वर ध्वनि के प्रकार पूछता तो आप 2 ही उत्तर करते, दीर्घ और ह्रस्व, लेकिन इसने स्वर ध्वनि के प्रकार पूछा है तो टोटल की तरफ इशारा है, उपयुक्त तीनों राइट है ना भैया। ह्रस्व, दीर्घ और प्लतु तीनों ही उच्चारण की मात्रा के आधार पर स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। एक क्वेश्चन फिर से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, अगर पूछे हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला का नाम दिया है तो आप लोग करिएगा स्वर के भेद 2, है ना भाई। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर 2 होते हैं और टोटल यही पूछा है मात्रा के आधार पे, तो आप 3 उत्तर करना। जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं या स्वर के प्रकार कितने होते हैं? जीभ के आधार पे, तो जीभ के आधार पे 3 होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है अग्र, एक मध्य और एक पश्च। तो जिह्वा के उत्थापित या जीभ की टेढ़ी स्थिति के आधार पे, जीभ की आड़ी स्थिति के आधार पे, है ना, जीभ की सक्रियता के आधार पे, है ना, क्रियाशीलता के आधार पे स्वर के प्रकार होते हैं 3, जिसमें एक होता है अग्रस्वर। अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है अग्रस्वर कहते हैं, जैसे कि ई ए, ये आ गया आपके अग्रिय, तो याद रखना अग्रिय ट्रिक है। मध्य में आपका जो स्वर आता है जिह्वा के मध्य भाग से क्रियाशील होने के कारण वॉइस आती है, तो मध्य में केवल ए आता है। उदासीन स्वर भी बोलते हैं इसे, उदासीन क्योंकि उदास है, मध्य में बीच में आ गया इसलिए। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग उत्थापित होता है या फिर सक्रिय रहता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। इसमें आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ आता है। पीछे यार ट्रिक से याद है। अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? यूपी SSC वन रक्षक 2/2/18 के एग्जाम में पूछा, सेकंड शिफ्ट में। अर्ध विवृत कौन सा है? सवाल नंबर 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्ध विवृत है आ, कौन सा है भाई? अर्ध विवृत में, सॉरी अर्ध विवृत में ये नहीं होगा आपका, ये होगा अर्ध विवृत, है ना भाई। तो ए पे एड़ी वाला होगा, क्योंकि बी नंबर ऑप्शन जो है 21 नंबर में वो नीचे यहाँ पर ढकेल दिया गया है। वैसे ये होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑप्शन आगे पीछे हो गया है, तो आप लोग उत्तर करेंगे ये। आप लोग देखिए यहाँ पे क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। मुख्य द्वार खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार से डिवाइड होते हैं। कैसे? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुलता है उसे पूरा विवृत कहा जाता है। विवृत आ याद हो गया। अर्ध विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खुलता है, तो ए, ओ और औ। तो आपके ऑप्शन के अनुसार ये आपका उत्तर था। अर्ध संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा बंद रहता है, तो आप कहते हैं ना ओए, ओदिशी, है ना। तो ए और ये वाला औ होता है, ओ जो होता है ये, है ना। संवृत में देखो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है, संवृत यानी व्रत के समान ई, उ, ये आता है। तो दिए गए विकल्पों में ये आपका उत्तर था, ये वाला, ठीक है भैया। और देख लो एक बार इस प्रकार से आगे बढ़िए। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो क्या होते हैं? सवाल नंबर 22 बढ़िया सवाल है आपके लिए। तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें निर्नुनासिक कहा जाता है। निर्नुनासिक, अनुनासिक मुख व नाक दोनों से वॉइस निकलती है। निर्नुनासिक, है ना, जिनकी वॉइस, है ना, जिनकी वॉइस या निर्नुनासिक यानी बिना नासिका के केवल नाक से निकलती है। तो जिनकी, सॉरी केवल मुख से, नाक से निकलेगी तो नासिक क्या हो जाएगा? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे निर्नुनासिक होते हैं। अनुनासिक जो होता है, देखिए अनुनासिक ये वाला, है ना, तो ये आप लोग कह सकते हैं अनुनासिक, है ना भाई। नाक व मुंह दोनों उच्चारण में वायु या ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है ना। वृत्ताकार स्वर ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है। तो वृत्ताकार में आप लोग ये देखेंगे उ, ओ, है ना, वृत्त के आकार की तरह। और देखिए संवृत स्वर के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है, तो ई, उ, ये संवृत स्वर हो जाएंगे आपके अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऊ भाषा विज्ञान की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आया था।
ऊ किस प्रकार का है? अग्रीय में ई ए आ गया, ई ए, और आपका मध्य में ए आ गया, तो फिर कौन सा बचा? पश्ची बचा। ठीक है ना। तो 23 नंबर, लेकिन इसमें कुछ और टाइप से पूछा है, इसने कुछ और टाइप से पूछा है, पश्च सम्रत में ही आएगा, याद रखना ये चीज़, है ना, पश्च सम्रत। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। यहाँ पे चेक कर लो कैसे कैसे। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ तथा ऊ ये पश्च सम्रत है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्य करता है पश्च स्वर कहा जाता है, जैसे आ, ऊ, बड़ा ऊ, छोटा औ और ये टॉफी वाला आ, इसे आगत स्वर भी कहा जाता है। सम्वृत उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे कि ई उ, ये आपके सम्वृत होते हैं। अगला सवाल देखिए, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृतमुखी स्वर है? अवृतमुखी अर्थात जिनको बोलने में वॉइस गोल ना हो। तो इसमें मैंने आपको, है ना, इसमें मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसमें आपका ये रहा, इससे बोलने में ई, है ना, व्रतमुखी होता है ई उ, है ना, याद रखना। ये आपका नहीं होगा अवृतमुखी स्वर। कौन सा अवृतमुखी स्वर है? तो अवृतमुखी स्वर आपका ये होगा, ये व्रतमुखी में लगभग आ जाएंगे। ठीक है भैया, यहाँ देख लो। ओठों की आकृति के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। अवृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ की जो आकृति है, होठों की आकृति व्रतमुखी यानी कि गोल हो जाए, अवृतमुखी स्वर कहते हैं, है ना, अवृतमुखी स्वर कहते हैं। गोल ना हो, है ना भाई, गोल ना हो, गोल नहीं होती, गोल हो जाए तो व्रतमुखी होता है, याद रखना। ये लाइन में गलत बोल गया। ए, आ, ई, बड़ी ई, ए और ये आपके होते हैं अव्रतमुखी। इनको बोलोगे ना तो वॉइस गोल नहीं होगी, व्रतमुखी गोल हो जाएगी, ऊ, ओ और ये वाला। अतः दिए गए विकल्पों में ई जो है वो अव्रतमुखी स्वर है। अगला, निम्नलिखित में से कंठे वर्ण कौन सा है? कंठ है जिसको बोलने में गले से आवाज आएगी। कंठे में पूरा का पूरा कै वर्ग आता है, कै, खे, गे, घे, है ना, और दो स्वर आते हैं ए और आ। तो याद रखना, कंठे वर्ण केवल और केवल ही आ मिला हुआ है, आ, ये वाला आ, याद रखना ये चीज़। तो कंठे में कौन कौन सा आता है? कै, खे, गे, घे और एक ण आती है जिसकी साइड में बिंदी रहती है, और एक आता है इसमें है हलकारा। ठीक है भैया, यहाँ देख लो। और दिए गए विकल्पों में ए कंठ्य वर्ण है, ई तालव्य वर्ण है, तथा ऊ जो है वो ओष्ठ वर्ण है। ई जो आता है वो तालव्य में आता है, चम्मच यानी च वर्ग तालु में आता है, और ओष्ठ में ऊ, और इसके साथ साथ में ये भी आता है, और पूरा पूरा पै वर्ग आता है। अगला देखो, कौन ओष्ठ नहीं है? कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? यूपीएसआई 2021 एग्जाम में पूछा गया, 26 नंबर क्वेश्चन। तो कौन सा ओष्ठ अर्थात जिसको बोलने में वॉइस, है ना, होठों से ना आती हो, तो ये पै, फै, बै, भै और मैं, और दो स्वर आते हैं ये दोनों, और इसके साथ साथ में पै, फै, बै, भै और मैं आता है। अब चेक करिए कौन सा नहीं है। मैं भी है, बै भी है ना, ऊ भी है, ये नहीं है, ये कंठ्य है ना भैया। तो आ वर्ण ओष्ठ नहीं है, यह कंठ्य ध्वनि है। ऊ और पूरा पै वर्ग ओष्ठ होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है ना? अंत्यस्थ व्यंजन यर लैवे होता है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। उस जो वर्ण होते हैं वो आते हैं तीनों प्रकार के स और है ना। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। तो निम्नलिखित में से ओष्ठ्य कौन सा है? तो देखिए ओष्ठ्य आपको दिख गया, ये वाला ऊ ओष्ठ्य। यहाँ पर चेक करिए, और थोड़ा सा उच्चारण के आधार पर स्वरों का मैंने वर्गीकरण कर दिया, ध्यान से देखो। दिए गए विकल्प में ऊ ओष्ठ्य ध्वनि है, हिंदी वर्णमाला के स्वर, है ना। उच्चारण का जो स्थान होता है स्वरों के वो इस प्रकार से होता है। कंठे में दो स्वर आते हैं, ए और आ। तालव्य में ई दोनों स्वर आते हैं। मूर्धन्य में ऋषि आता है, ऋषि टर, है ना, याद रखना। ओष्ठ्य में ऊ दोनों स्वर आते हैं। कंठ तालु में देखो ये रही, कंठ में ताल आ गई, ए की गानी, है ना। कंठ ओष्ठ्य कंठो, तो ये दोनों इसमें कंठोष्ठ्य में आते हैं। दंतोष्ठ्य में वे और फे आते हैं। सबसे ज़्यादा आप लोग करेंगे आंसर वे को, अगर वे नहीं मिला तब फे शामिल होगा। कंठ तालव्य कौन कौन से हैं? कंठ तालव्य स्वर हैं। कंठ में ताल आई, ये रहे आपके कंठ तालव्य। ऑप्शन यहाँ पे 28 नंबर में सी बिल्कुल राइट है ना। कंठ तालव्य ये हैं दोनों, जो ये ऊ हैं इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ्य से होता है। रे और षटकोण वाली से का जो उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धन्य में होता है ना। ऋषि कर दिया टर, तो ऋषि टर याद रखना। ए और आ का उच्चारण स्थान कंठे से होता है, गले से। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ में ताल आई,
तो कंठ में तालाई ये रही, कंठोष्ठ ये आपका है कांकल्य ध्वनि बोल सकते हैं, है को कंठ है भी बोल सकते हैं, और ये कंठ तालु पूछ रहा है तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना भैया। आगे देखिए, ए के उच्चारण में, यानी जो आपका ये जो उच्चारण है, इसका जो उच्चारण है ना, मैं खाली स्थान और खाली स्थान की सहायता ली जा रही है। किसकी सहायता ली जाती है जरा बताओ, है ना भाई। तो ए के उच्चारण में, तो देखिए ए के उच्चारण में यहाँ पे आप लोग इसे कंठ में भी रख सकते हैं, कंठ, और यहाँ इसे तालु में भी रखा जाता है, इसलिए कंठ और तालु की सहायता लिखी जाती है। यूपीएससी 2017 और 21 के एग्जाम में पूछा गया, इसे भर सकते हैं ए के उच्चारण में। आगे देखो, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? कंठो, कंठो, है ना। ये देखो ओ की मात्रा ऊपर, दंतोष्टे दांतों पर बर्फ रखती, वफ। मूर्धन्य, मूर्धन्य में ऋषि स्वर, इसके साथ साथ में पूरा टे वर्ग, टे ठेड है ना, टे ठे डेड है, अर्ण ये आएगा ण। तालव्य में पूरा पूरा चे वर्ग और दोनों ई। आगे देखो, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा? ये वाले ओ का उच्चारण स्थान, तो मैंने आपको भी याद कराया था, कंठोष्ठ है, तो कंठोष्ठ है ओ का उच्चारण स्थान। 33 नंबर क्वेश्चन, दोनों प्रकार की ई, च, है ना, छ, जय, झ और अय्या आदि का उच्चारण कहाँ से होता है? यूपी SSC वीडियो 22/12/2018 और यूपीएसआई 2021 के एग्जाम में पूछा गया। तो चम्मच लगी तालू में आवाज आई, ई याद हो गया, यस आई, इसके साथ साथ में ये और से भी आएंगे, ये और से, सल्यम वाला से नहीं, ये वाला सॉरी सपेरे वाला से नहीं, सल्यम वाला से आएगा। तो चम्मच कहाँ पे लगी? तालू में आवाज आई, आई, ई, तो याद रखना तालव्य, ठीक है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करके निकलती है, तालव्य वर्ण कहते हैं। ये सभी जो है वो तालव्य वर्ण है, याद रखना, ये आता है यहीं तालव्य में। अगला देखो, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? यूपीएससी 2017 और 21 दोनों में पूछा है ना, कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? 34 नंबर सवाल। तो देखो पुल्लिंग कौन सा नहीं है? जे और आ पुल्लिंग है, जे और टे पुल्लिंग है, ई, आ, ई ये वाले ये पुल्लिंग नहीं है, ई, बाद बाकी सभी पुल्लिंग है, याद रखना ये चीज़, पूछा हुआ है क्वेश्चन ये। तो वर्णमाला का ई अक्षर पुल्लिंग नहीं होता। इनसे स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है, जैसे स्त्री, जैसे नदी, जैसे बालिका इत्यादि। इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। वर्णमाला में ई अक्षर पुल्लिंग नहीं होते, इनसे स्त्री, नदी, बालिका इत्यादि जैसे वर्ण बनते हैं। आगे बढ़िए, शब्द ऋषि जो है स्वर नहीं है ना, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? यूपी बीएड एग्जाम 2012, यूपीएसआई 2021 के एग्जाम में कृपा, है ना, कृपा, कृष्ण, दृष्टि या आज। तो साफ दिख गया, ऋषि की मात्रा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, आज में नहीं है, तो आज ही उत्तर है इसका। अब प्रॉपर इसका आप लोग वर्ण विक्षेपण देख लो। आज शब्द में ऋषि स्वर नहीं है, शेष सभी शब्दों में ऋषि स्वर की मात्रा का प्रयोग हुआ है। विवरण कैसे? कृपा का क्या बनेगा? आधा कै ऋषि, आधा पे, है ना, और आ। कृष्ण में आधा कै ऋषि, षटकोण आधा, ण आधा और ए, है ना। दृष्टि में भी आप लोगों को ऋषि मिलेगा, इसमें भी ऋषि, इसमें भी ऋषि, आज में नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट था। अगला सवाल देख लो, निम्नलिखित में से शब्द में या किस शब्द में ऋषि की मात्रा नहीं है? यूपी कांस्टेबल 18/6/2018 फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन था। आप लोग मैच कर सकते हैं, कभी मैं झूठ बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो देखिए, क्रिया, वर्षा, ऋषि किस में नहीं है या ऋषि किस में है, ये पूछा है। पिछले में पूछा था ऋषि किस में नहीं है, इसमें पूछा है किस में है। तो देखो वृष्टि ये रहा इसमें, बाद बाकी क्रिया, वर्षा, रिपु किसी में नहीं है, केवल डी वर्ण है इसमें है। यहाँ देखो, वृष्टि शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है। देखो वृष्टि इस प्रकार के, वह आधा, ऋषि, षटकोण, टे और ई वृष्टि में है ना। शेष शब्दों में रे व्यंजन के अलग अलग रूपों का वर्णन हुआ है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुनासिकता है? अनुनासिकता, सवाल नंबर 37, बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर 37, अनुनासिकता किस में है? संभावित, संभावना, संभव या संभालना। तो देखिए, अनुनासिकता का जो उदाहरण है वो है संभालना, संभालना, ठीक है भैया, अनुनासिकता है इसमें। निम्नलिखित शब्दों में से संभालना शब्द में अनुनासिकता है। अनुनासिक स्वरों की विशेषता है
इनके उच्चारण में वायु नाक से कम मुख से अधिक निकलती है। हिंदी में यह विशेषता चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाई जाती है। चंद्र बिंदु प्राय तद्भव रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है ना, तो चंद्र बिंदु याद रखना ये चीज। तो यहाँ आपका संभावना में जो हो सकता है, इसे आप लोग चेक करिएगा, इसमें आपको चंद्र बिंदु देखने को मिलेगा। ये केवल बिंदी लगी हुई है, चंद्र बिंदु ये होता है। तो ये आपका ये होना चाहिए था संभालना, संभालना कुछ इस टाइप से, संभालना, तब होता आपका ये बिल्कुल राइट। चंद्र बिंदु है ना, चांद बिंदु, चंद्र भी और बिंदु भी, इस प्रकार से। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक मार दीजिएगा ऐसा, ठीक है ना भैया। अनुनासिकता का मतलब ही ये होता है, ये होना चाहिए था ऑप्शन में, शायद हो सकता है मिस प्रिंट हो। ठीक है, चलिए चेक कर लीजिएगा इसे एक बार, क्रॉस चेक, क्योंकि यहाँ आप लोग देखेंगे चंद्र बिंदु प्राय तद्भव रूप में होता है, तो चंद्र बिंदु तो भाई ये ही होता है। अर्ध चंद्र बिंदु ये होता है, याद रखना। पूर्ण चंद्र बिंदु जो है ये होता है। तो इस प्रकार से देख लेना। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? सवाल नंबर 38, एक से अधिक वर्णों के मेल को जो नाम दिया जाता है वो व्यंजन नाम दिया जाता है, व्यंजन। याद रखना ये चीज, ठीक है। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहा जाता है ना। अर्थात व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन में स्वर रहता ही रहता है। जैसे अगर मैं बोलने लगूँ कै, तो कै के साथ में ए मुफ्त में बोलेगा, ख ग यानी ए मुफ्त में बोलेगा, तो प्रत्येक वर्ण में स्वर रहता ही रहता है। या प्रत्येक व्यंजन, प्रत्येक वर्ण में नहीं, प्रत्येक व्यंजन में स्वर रहता है ना। फिर आप कहेंगे स्वर तो बिना किसी की हेल्प के बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2016 यूपीएससी 2021 में पूछा गया। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39 नंबर क्वेश्चन, तो वो आपकी 33 है। जब 33 ऑप्शन में दिया हुआ है तो यही इसका उत्तर होगा, 39 नंबर। क्लियर, ठीक है। आप लोग यहाँ एक बार चेक कर सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, जो इस प्रकार है। कै वर्ग यहाँ पे च वर्ग दर्शाया गया, टे वर्ग दर्शाया गया, तय वर्ग, फिर उसके बाद में पै, फिर ये रह लेवे, तीनों प्रकार की से और है। इनके अतिरिक्त 4 संयुक्त व्यंजन छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रेष्ठ भी आते हैं। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से ये व्यंजनों की संख्या है। आप लोग इसे याद रखो, क च टे ते पे कचट तप, गे जे डे दे बे कचट तप और गजट से पूरा कर लेना है इसे। ये मूल रूप से व्यंजन है। निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं जिनको बोलने में आवाज़ गले से निकले? तो इसमें कै और ख, ये जो ध्वनियाँ हैं कंठ्य हैं, है ना। ये रे लेवे ये आपकी अंत्यस्त में आ जाएंगी, है ना भाई, याद रखना ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। कै और ख कंठ्य ध्वनि। चे और जय जो होती है ना, चम्मच लगी तालू में आवाज़ आई, तो चे छः जय झय ये आपकी तालव्य होती है। इसके साथ साथ में 2 स्वर होते हैं इसमें तालव्य में। टे और ण जो होता है ये मूर्धन्य में आता है ना। अच्छा, ये और रे अंत्यस्थ व्यंजन में, ये रे लेवे अंत्यस्थ व्यंजन में आते हैं। लव की फीलिंग अंदर से आती है। आगे देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य है? कौन सा दंत्य है? दंत्य, तख्ती लगी दांत में, तय, थ, द, ध और न, इसमें कोई स्वर नहीं आता। दंत्य पहचानो कौन सा है ना। तख्ती लगी दांत में, है ना, और आवाज़ क्या दी? ले साले, ले और से, है ना, याद रखना ले और से। तो देखो इस हिसाब से 41 नंबर में बी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर, चलो 42, उससे पहले ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से लय दंत्य वर्ण है। पे, में और उ, पे फे बे भे में, है ना, याद रखना। और उ ये स्वर होता है, ये ओष्ठ है, अर्थात होठों से वॉइस आती है। आगे घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो भाई आप लोग कहते हैं कंठ है, कै, ख, ग, घ, और इसके साथ साथ में होता है पण है ये वाला, और इसके साथ साथ में है होता है 2 स्वर ए और आ भी आता है कंठ्य में। अब इसके अनुसार कौन सा है? घ, ये रहा कंठ्य, याद रखना। मूर्धन्य में पूरा का पूरा टे वर्ग और ऋषि स्वर। तालव्य में ई स्वर आएंगे दोनों, ई और पूरा का पूरा च वर्ग आएगा। दंत्य में तख्ती तय थे दे धे नहीं आएगा, कोई स्वर नहीं आएगा दंत्य में। आगे उक्त विकल्पों में घ का उच्चारण स्थान कंठ है। ए और आ के वर्ग, है ना, है एवं विसर्ग कंठ्य ध्वनियाँ हैं, याद रखना। है एवं विसर्ग भी जो होता है ना, ये कंठ्य में ही जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है भैया,
आगे बढ़ते हैं। हिंदी की जो से ध्वनि है ये कौन सी, यूपी बीएड एग्जाम सलजम जो ध्वनि है ये कौन सी होती है? तो मैंने आपको बताया था चम्मच लगी तालू में आवाज़ आई, आपने कहा यस आई, तो ये और से यस ना, यस आई, तो चम्मच कहाँ लगी, तालू में। तो याद रखना पूरा का पूरा च वर्ग आता है, दो स्वर ई आते हैं, चम्मच लगी है ना, आवाज़ आई यस आई, आई ई यानी ई, ऐसे याद रखना। ठीक है भैया। तो हिंदी में से वर्ण तालव्य ध्वनि है, अन्य तालव्य वर्ण ई है ना, चे छे जय झय अय्या और ये होता है, और इसके साथ साथ में सलजम भी होता है। ठीक है। तालव्य व्यंजन है यूपीएसआई एग्जाम 2016-2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तालव्य व्यंजन चम्मच लगी थी तालू में, तो ये रहा पूरा का पूरा तालव्य। ठीक है ना, तय थे दे ध ये आपका होता है तय यानी कि दंत्य, ये याद रखना। ठीक है, ये तालव्य व्यंजन। अगला च छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, यूपी बीएड है ना, और यूपीएसआई 2016 के एग्जाम में पूछा गया। च छ तो चम्मच कहाँ पे लगी थी, तालू में, इस हिसाब से मूर्धन्य में टे वर्ग टे ठे डे ढे है ना, याद रखना ये चीज़। ओष्ठ है पूरा का पूरा पे वर्ग पे फे बे भे में है ना, और दो स्वर ये वाले ऊ दोनों स्वर आते हैं ओष्ठ में। कंठे में दो स्वर ए और आ आता है, पूरा का पूरा कै वर्ग कै खे गे घे है ना, ऋण ऋण कौन सी आती है, ये वाली कंठे में, और इसके साथ साथ में है भी आता है, एक विसर्ग भी शामिल होता है ये वाला इसमें। क्लियर। चलो जी अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है ये का उच्चारण स्थान कौन सा है, यूपी SSC वन रक्षक 2018 की परीक्षा में पूछा गया। ये का उच्चारण स्थान तक, तो आप लोग कहेंगे चम्मच लगी तालू में आवाज़ आई, तो उस पर बोला था यस आई, यस आई, ट्रिक से बताया था मैंने, सैसल्यम जो है वो तालव्य में जाता है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, यह वर्ण तालव्य में जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि कौन सी है, यूपी कांस्टेबल 18/6/2018 के एग्जाम में पूछा गया, जरा ध्यान से देखना। तालव्य ध्वनि, तो तालव्य चम्मच लगी तालू में आवाज़ आई, तो आप कहेंगे यस आई, ये रहा आपका सलजम। तय मूर्धन्य है, पे ओष्ठ है और कै कंठ्य है, तालव्य कौन सा है, से सलजम, याद रखना ये चीज़। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पुलिस में, चाहो तो मैच कर लेना। ठीक है, दिए गए विकल्प में से तालव्य है मूर्धन्य है ना, और तालव्य है जो है मूर्धन्य है, कहाँ पे मूर्धन्य में जाता है, ये तो गलत लिख रहा है। ठीक है ना, है आया है इसमें, टे है, ये है काट देना, मैं कह रहा हूँ ये है तो कंठे में जाता है, इसे आप लोग तय करना। टे मूर्धन्य और पे ओष्ठ है, के कंठे ध्वनि है, क्योंकि ऑप्शन में है नहीं है, ऑप्शन में टे है। ठीक है, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है, तालव्य ताल चम्मच, चम्मच लगी तालू में, तय थे दे धे में है ना, तय थे दे धे ने, अरे ये दंत्य व्यंजन है ये वाला, इसका उत्तर ये वाला हिंदी की तालव्य ध्वनि है। च छ जय झ ये दंत्य हैं, पे फे बे भे में ये ओष्ठ हैं, ओष्ठ टे ठे डे ढेड़ ये मूर्धन्य है, जहाँ पे वॉइस मूर्धा से निकलेगी। तो हिंदी की तालव्य ध्वनि च छ जय झ, यानी कि आपका जो उत्तर है ना ये वाला है इस सवाल का। अगला सवाल 49 नंबर, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, ये रही तालव्य ध्वनियाँ ये वाली, और ये रही आपकी, अगला सवाल नहीं है ये, इस सवाल का फैक्ट है। तय थे दे धे ये आपकी दंत्य है, टे ठे डे ढे ये आपकी मूर्धन्य है, पे फे बे भे है ना ये आपकी ओष्ठ है। आगे देखिए, सलजम का उच्चारण स्थान कहाँ से है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 18/6/2018 द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया। जो सलजम है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो मैंने आपको बताया था चम्मच लगी तालू में आवाज़ आई, यस आई, तो तालू में होता है, तालू से होता है सलजम का। तो यूपी कांस्टेबल ने इतना बेहतरीन सवाल भी पूछ रखा डीप से जाके। ठीक है, आगे देखिए, यूपीएसआई बैच 3rd 14 दिसंबर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। च वर्ग छाया रहता है, च वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं किस में आती हैं, तो चम्मच लगी तालू में तालव्य में आती हैं, इससे आप लोग उत्तर कर सकते हैं। और शब्दकोश के अनुसार पहला वर्ण कौन सा होता है, शब्दकोश यानी अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी देखें हम लोग, तो सबसे पहले आप लोग इसे पाएंगे, फिर आप लोग इसे पाएंगे, फिर आप लोग इसे पाएंगे, फिर आप लोग इसे पाएंगे। तो आपका आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल, शब्दकोश यानी डिक्शनरी के अनुसार। और वर्णमाला के अनुसार सबसे पहला वर्ण ये होता है, और शब्दकोश के अनुसार अंतिम वर्ण है होता है, वर्णमाला के अनुसार अंतिम वर्ण जो होता है ज्ञानी होता है। ठीक है ना, याद रखना ये चीज़ पूछी जा सकती है।
छत्रक वर्ण किसके योग से बना है? छत्रक वर्ण, तो देखिए छत्रक वर्ण आप उससे पूछेगा छत्रक वर्ण जो है हिंदी शब्द को उसके अनुसार किस वर्ण के बाद आता है? तो ये कै वर्ण के बाद आता है डिक्शनरी के अनुसार देखें तो ये बना हुआ आधा कै प्लस षटकोण वाले से। अगला देखिए, जब स्वर रहित व्यंजन, रहित का मतलब बिना, जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या प्राप्त होता है? तो याद रखना तो संयुक्त अक्षर प्राप्त होता है। ए विकल्प बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, किशोरीदास वाजपेयी यहाँ पे गलत है, इसे आप लोग करिएगा कामता प्रसाद। कामता प्रसाद है ना, कामता प्रसाद जी ने बाहा आधार पर व्यंजन के कितने भेद माने हैं? कामता प्रसाद जी ने बाहा आधार पर व्यंजन के 2 भेद माने हैं। एक माना है अल्प प्राण और दूसरा माना है महाप्राण। याद रखना ये चीज़, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अगला, हिंदी शब्दकोश में छत्रक वर्ण किस वर्ण के बाद आता है? तो छत्रक वर्ण जो आता है कै के बाद आता है। छत्रक वर्ण में आधा कै प्लस षटकोण वाला स मिलकर बना है। ये छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रेयश्राव ये संयुक्त व्यंजन भी कहलाते हैं। संयुक्त स्वर ऑलरेडी मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया है। हिंदी शब्दकोश में ज्ञानी वर्ण किस वर्ण के बाद आता है? तो ज्ञानी वर्ण में आधा जय है प्लस अय्या वाली ये मिली होती है, तो ये जय के बाद आता है। याद रखना ये चीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी शब्दकोश में त्रय त्रिशूल वर्ण किस वर्ण के बाद आता है? डिक्शनरी के अनुसार देखें तो त्रय जो है आधे तय प्लस रै से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए तय वर्ण के बाद आता है त्रय त्रिशूल। याद रखो, ठीक है भैया। तो ये आपके 57 सवाल थे। इसमें मैं आप लोगों को कुछ चीज़ और ऐड कराऊंगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। कै से लेकर मैं तक के जो व्यंजन होते हैं ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं तो मैं बिल्कुल आपको याद कराऊंगा। पार्श्विक व्यंजन जो बोलते हैं जहाँ पे पास लाया जाता है तो पास ला, पार्श्विक व्यंजन लय कहलाता है। आपसे लुड्ढित व्यंजन पूछे या प्रकंपित व्यंजन पूछे तो इसका उत्तर रै होता है, लुड्ढित या प्रकंपित। नासिक्य वर्ण पूछे जहाँ वर्ण नासिका या प्रत्येक वर्ग का पंचमा जो अक्षर होता है नासिक्य होता है, ये नासिक्य हैं जिन्हें मैं लिख रहा हूँ, आप लोग चाहो तो लिख लेना, ठीक है ना। इसे मैं भी और इसके साथ साथ में आयोग वहाँ ये कहीं पर भी फिट हो जाते हैं, है ना। ये नासिक्य वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर जो होता है। आपसे पूछे द्विगुण व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, ताड़न जात या फेंका हुआ व्यंजन, तो आपका ये होता है ये वाला, ठीक है ना, ण जिसके नीचे बिंदी लगी हुई होती है, ध्यान देना। अगर किसी वर्ण के आगे बिंदी लगी हुई है, इस बिंदी को नाम क्या दिया जाता है? किसी वर्ण, जैसे इसके आगे ही बिंदी लग जाए तो इस बिंदी को नाम देते हैं नुक्ता। नुक्ता वह बिंदी होती है जो किसी दूसरे शब्द के, है ना, पहले लगी होती है ना। आपसे पूछे कि ये हो गया यहाँ तक। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से? तो आप लोग देखिएगा स्पर्शी व्यंजन ये कै, ख, ग, घ, इसके साथ साथ में ट, ठ, ड और ढ, इसके साथ साथ में त, थ, द और ध, इसके साथ साथ में प, फ, ब और भ, ये सब स्पर्शी, यानी प्रत्येक वर्ग, केवल 6 वर्ग को छोड़ के, है ना, प्रत्येक वर्ग के पहले 4 लेटर स्पर्शी में आते हैं, है ना भाई, ये चीज़ क्लियर, ठीक है। कंठ तालव्य हो गए। संघर्षहीन पूछेगा, संघर्षहीन कौन से? जिनको संघर्ष नहीं करना पड़ता, तो ये और वह संघर्षहीन वाक्य मतलब संघर्षहीन होते हैं वर्ण। अच्छा, आप लोगों से पूछे संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? जिनको बोलने में संघर्ष करना पड़ता है तो वो संघर्षी हैं। तीनों प्रकार की सलजम, षटकोण, सपेरा और है हलकारा। आप लोगों से पूछे स्पर्श संघर्षी, स्पर्श के साथ संघर्ष हुआ रसगुल्ले खाते वक्त, ये चीज़ ट्रिक याद रखना। स्पर्श के साथ संघर्ष यानी पूरा 6 वर्ग, है ना, 6 वर्ग के पहले 4 व्यंजन च, छ, जय और झ, ये पूरे 4 व्यंजन स्पर्श, है ना, संघर्ष के अंतर्गत आते हैं, स्पर्श संघर्ष के अंतर्गत। लपेट रहा हूँ सभी को जो जो रह गए, है ना भाई। चलो, व्यंजन को पूछे, व्यंजन को क्या कहा जाता है? व्यंजन को हल कहा जाता है। स्वर को क्या कहा जाता है? स्वर को अच कहा जाता है। व्यंजन को हल, स्वर को अच। अच्छा, उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने हैं? तो उच्चारण के आधार पर वर्ण पूछे आपके 45 हैं। मूल वर्ण पूछे आपसे 33 स्वर प्लस 11 आप लोग इसमें व्यंजन, तो आप लोग 44 इसका उत्तर कर सकते हैं, ठीक है ना। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक पहला कौन सा होता है? एक होता है उद्देश्य, उद्देश्य अर्थात कर्ता। दूसरा अंग कौन सा होता है वाक्य का? वो होता है विधेय, विधेय अर्थात क्रिया होता है। तो वाक्य के 2 अंग या 2 घटक होते हैं, ये आप लोग इससे जोड़कर याद रखिएगा, ठीक है ना।
उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो उसमें उसको कहते हैं भाई, याद रखना, मात्रा। उच्चारण में लिपि किसे कहते हैं? तो आप लोग जो भी बोलते हैं उसे किसी चिन्ह के द्वारा लिखना लिपि कहलाता है। वृत्तस्य व्यंजन पूछा जाता है कि वे वृत्तस्य व्यंजन वत्स सजरे लेने से जय रे ले और ने सजरे लेने वत्स यानी बेटा सजरे लेने, ऐसे याद रखना। अर्धस्वर जो होता है आपसे पूछेगा अर्धस्वर, तो अर्धस्वर में ये और वे आते हैं, अर्धस्वर याद रखना। स्पर्श रहित कांकल्य ध्वनि स्वर यंत्रामुखी है ना, ऊष्म संघर्षी जो व्यंजन होता है वो होता है आपका है याद रखना। कांकल्य पूछ लेगा कांकल्य ध्वनि कौन सी है, तो वो है ना। स्वर यंत्रामुखी कौन सा है, तो वो आपका है। स्पर्श रहित वो भी है, ठीक है, याद रखना ये चीज़। चलो अभी और भी काम रह गया इसमें, मैं आपको और थोड़ा सा याद कराता हूँ। आप लोगों से पूछे अल्प प्राण और महाप्राण। महाप्राण, अगर अल्प प्राण की संख्या पूछे तो 31 होती है ना। इसमें 11 स्वर प्लस 20 व्यंजन आते हैं। महाप्राण की संख्या पूछे तो इनकी संख्या 15 होती है, ठीक है ना। अल्प प्राण में कौन कौन सा आता है? तो अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ण का पहला लेटर, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, है ना, अल्प प्राण में। इसके साथ साथ में अड़े, इसके साथ साथ में एक तो ये आती है, ये आपका काउंट नहीं होती है। इसके साथ साथ में आता है ये रे ले और वे काउंट होती है भाई, ये भी काउंट होता है ये रे ले वे आता है, ठीक है ना भैया। अच्छा, मैं महाप्राण की बात करता हूँ तो प्रत्येक वर्ग का पहला तो उसमें चला गया, है ना। महाप्राण की अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरा और चौथा आता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा लेटर, है ना भाई। इसके साथ साथ में तीनों प्रकार की सलजम, षटकोण, सपेरा और है हलकारा, ये महाप्राण होते हैं। और इसके साथ साथ में एक उच्छिप्त आता है, ये वाला। इनकी संख्या आप लोग यदि मैच करोगे तो 15 होती है ना। महाप्राण की संख्या पूछे। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अघोष और सघोष। अघोष और सघोष में से पूछ सकता है आपसे कुछ भी। अघोष प्रत्येक वर्ग का प्रथम और दूसरा वर्ण। इसके साथ साथ में अघोष में तीनों प्रकार की सलजम, षटकोण, सपेरा, इनकी संख्या 13 होती है ना। सघोष की जो संख्या होती है 20 + 11 31 होती है ना। सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा लेटर, है ना, चौथा और पांचवा, है ना, याद रखना, कचकड़दम गजड़दम में से। इसके साथ साथ में ये रे ले और वे, है ना, इसके साथ साथ में है भी आता है। इसी में 2 उच्छिप्त आ जाते हैं तुम्हारे ढ और ढ, है ना, ये इसी में आ जाते हैं लेकिन काउंट नहीं होते। बाद बाकी 20 + 11 आपका होता है, ठीक है ना। आप लोग याद रखें ना, ये चीज़ भी पूछ सकता है। आपसे पूछे नवीनतम विकसित वर्ण कौन से? नवीनतम विकसित वर्ण, तो नवीनतम विकसित वर्ण ये हैं आपके जो ताड़नजात व्यंजन है, उच्छिप्त व्यंजन है, यही। आगत व्यंजन कौन सा है? तो भाई आगत व्यंजन पूछे तो आगत व्यंजन जय और फे होते हैं। ये आपके अरबी फारसी से लिए गए हैं, है ना भाई। आगत व्यंजन जय फे। अगर आपसे पूछे नवीन विकसित ध्वनि तो आपको कौन सा ऑप्शन देगा? नवीन विकसित ध्वनि। नवीन विकसित ध्वनि, तो इसमें आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो ख मिलेगा और वो आपका ग मिलेगा, ठीक है ना। आप लोगों से पूछेगा ये। और जब आगत व्यंजन पूछेगा तो जय और फे में से एक कोई सा ऑप्शन मिलेगा। नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है? तो नवीन विकसित ध्वनि जो है आपकी ये है क ख, जिनके सामने नुक्ता लगा रहता है, ग, जय और फे, याद रखना। इनकी संख्या पहले 6 थी क्योंकि इसमें ये भी शामिल था, ए भी शामिल था, लेकिन अब 5 है संख्या। तो संयुक्त स्वर वगैरह बता दिया मैंने। संयुक्त स्वर देख लो, संयुक्त स्वर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। द्वित्व व्यंजन कौन सा होता है? जैसे कि दिल्ली में जब एक व्यंजन आधा हो दूसरा व्यंजन पूरा हो, ये द्वित्व व्यंजन की कंडीशन होती है, ठीक है ना। आपसे पूछेगा शब्दकोश में किसे स्थान नहीं दिया गया, इसको। और हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें अमानक वर्ण कौन सा है? तो ये आपका अमानक वर्ण है। आपको ऑप्शन में भट्टी मिलेगा, ये अमानक वर्ण माना गया है ना। आगत स्वर कौन सा है? तो आगत स्वर इसे नाम दिया गया, आगत स्वर है। आयोगवाह कौन कौन सा है? तो ये और ये वाले दोनों आयोगवाह रखे गए हैं, ठीक ना। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो दीर्घ स्वर को मैं आपको बताता हूँ। एक आ है ना, इन्हें मूल दीर्घ स्वर आप लोग नाम दे सकते हैं और दीर्घ स्वर भी इन्हें आप लोग बोल सकते हैं। सजातीय और विजातीय रह गए, इसको और बता देता हूँ थोड़ा सा। सजातीय स्वर में ये आते हैं ए प्लस ए, जो अपनी ही जाति से मिलकर बने, ठीक है ना। ई प्लस ई, ये आपकी बड़ी ई। ऊ प्लस ऊ, ये आपका बड़ा ऊ बनेगा, लेकिन एक जैसी जातियों से मिलकर बने हुए हैं, तो ये आपके सजातीय हो गए। विजातीय कौन कौन से होते हैं? विजातीय जो दूसरे की जाति से मिलकर बने,
तो ए प्लस ई बराबर ए, और इन्हें विजातियों को ही हम लोग संयुक्त स्वर नाम देते हैं। तो ए प्लस ए से मिलकर बना ये वाला ए प्लस ओ से मिलकर बना है ना, ए प्लस ओ से मिलकर बना है, सॉरी ए प्लस ऊ आएगा, ओ नहीं आएगा, ए प्लस ऊ से मिलकर बना है ओ, और ए प्लस ओ से मिलकर बना हुआ है औ। तो ये आप लोगों की शॉर्ट वर्णमाला की जो क्लास है वो तैयार हो गई है। इतना भी आप लोगों ने कर लिया तो भी आपका भाई काम जो है वो हो सकता है। ठीक है ना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।